डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। एकांत और अकेलापन को आमतौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं, लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच का महीन अंतर दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है। अकेलापन का शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है। यह स्थिति व्यक्ति के रचनात्मकता को लील जाती है। उसके चीखने की आवाज़ तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता। वह अपना रंजो गम अपने आस पड़ोस के लोगों से बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सके और भर भरा कर गिर जाए। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का शिकार बना देता है, जिससे उबरना मुश्किल तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं होता। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोह माया, लोभ, अहंकार और विद्वेष से छुटकारा पाकर दुखों के संसार से मुक्त हो ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है। एकांत जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का द्योतक है। यह उस उर्वर जमीन के समान है जिस पर रचनात्मकता के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर, रैदास सरीखे महान विभूतियों ने एकांत के संरक्षण में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया जिससे दुनिया कई सदियों से आलोकित होती आ रही है। एकांत जीवन जीने वाला व्यक्ति कल्पनाओं का पंख लगा सृजन के आकाश में ऐसा उड़ान भरता है कि उसके उड़ान से दुनिया चकित रह जाती है। पैरा। मेरे गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसके नीचे पत्थर की दो मूर्तियां रखी हुई है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे गांव के कुल देवता निवास करते हैं और आफत से गांव को बचाते हैं। रूढ़ परंपराएं आधुनिक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें हम रूढ़ समझते हैं और वे किसी न किसी रूप में जीने का मार्ग सिखाती है। पेड़ों को ईश्वर मानने की परंपरा न जाने कब से चलती आ रही है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोग पेड़ को ईश्वर का स्थान मानकर आस्था के चलते पीपल, अशोक, बरगद जैसे वृक्षों को काटने से परहेज करते हैं। पैरा। इसी मान्यता के चलते हमारे गांव के बीच में स्थित बरगद का पेड़ बहुत सम्मान पाता है। मैं जब भी गांव आता हूँ और मुझे एकांत की शांति और सुकून की चाहत होती है तो मैं उस बरगद के पास चला जाता हूँ। प्रकृति की सोहबत में हमें बहुत कुछ सिखा देती है। मनुष्यों में एकता का भाव कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ? अगर मनुष्य साथ साथ न रहता तो फिर क्या होता? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शायद आसान है और नहीं भी है। ज़रूरतों ने हमारे पूर्वजों को साथ रहना सिखाया, उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। जीवन के शुरुआती चरण में जब मानव खानाबदोश जिंदगी जी रहा था, तब जंगली पशुओं से बचने के लिए वह समूह में रहने लगा। तभी से आज तक हम समूह में रहते आ रहे हैं।
यानी वक्त और ज़रूरत ने हमें साथ रहना सिखा दिया। पैरा। बरगद के पेड़ के नीचे लोगों के आराम करने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। जेठ की दोपहरी में गांव के लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ की छाँव में आराम फरमाते हैं। खूब चौपाल जमता है, देश दुनिया की बातें होती है। उसी चबूतरे पर हमने देखा कि चींटियों का एक झुंड कहीं से आ रहा था। चींटी एक ऐसी सामाजिक कीट है जिससे मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। हम पढ़ते सुनते आए हैं कि लोगों ने अनवरत बगैर थके प्रयास करते रहना और अंत में मंजिल तक पहुंच जाना चींटियों से ही सीखा है। जब चींटियों ने हमें अनवरत प्रयास करते रहना सिखाया तो यह भी संभव है कि चींटियों ने ही हमें एकता का पाठ भी पढ़ाया होगा। बहरहाल एक दिन चींटियों पर हमारी नज़रें टिकी थी। हमने देखा कि चींटियों के समूह से एक चींटी अलग हो गई। काफ़ी देर तक उसको मैंने इधर उधर भागते देखा। दूसरी ओर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ वातावरण के एकांत को भंग कर रहा था। पैरा। शाम होने को थी, सूरज पश्चिम दिशा में डूबने को था। मैं बिछड़ी हुई चींटियों की मनोदशा को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे उसकी परेशानियों के जंजाल में छोड़ किसी स्वार्थी मनुष्य की तरह मैं भी वहाँ से निकल गया। रास्ते भर चींटी के अपनों से बिछड़ने का दुख मुझे हो रहा था। अपनों से बिछड़ने के बाद हमारा भी कहाँ कोई अस्तित्व रह जाता है। हमारे अस्तित्व की बुनियाद सामाजिक एकता पर टिकी है। चींटी ने फिर मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया था जो मुझे शायद ही किसी पुस्तक से सीखने को मिलता। अकेलेपन का शिकार आदमी भी चींटी की तरह अपनों से बिछड़कर दुखों के दलदल में दर बदर भटकता रहता है। पैरा। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और फसल उगाता है, जिससे पूरे विश्व की भूख मिटती है। अक्सर खेतों में तैयार हो चुकी फसल बाढ़ आ जाने से बर्बाद हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है और पानी के बिना फसल नहीं हो पाती। कई बार अच्छी फसल होने के बावजूद भी किसानों को बाज़ारों में सही कीमत नहीं मिल पाती। किसानों को अक्सर इस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। ऐसे मेहनती किसानों को हाल ही में एक ने आतंकवादी कहा और एक सांसद ने मवाली कह दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद सांसद ने खेद जताया, लेकिन इससे उनके दुराग्रह का पता चल गया। जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज यही किसान पिछले कुछ महीनों से सड़कों पर है। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों की मांग है कि नए कृषि कानून बिना शर्त वापस हो। कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। जब तक सरकार और किसान अपने रुख में लचीलापन नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। पैरा। देश में कई राज्यों में बरसात जारी है और कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं। हर साल केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम वर्षा के जल का संचयन ही नहीं कर पाते हैं। देश की लगभग 65%
खेती आज भी मानसून की बारिश पर निर्भर है। सामान्य तौर पर मई के अंत या जून के शुरू में मानसून भारत पहुंचता है। अगर इस दौरान हुई वर्षा अच्छी होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बेहतर संकेत जाता है। पिछले 3 वर्षों से मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण देश में अनाज, दालों और तिलहनों का अच्छा उत्पादन हुआ है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अगर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखा जाए तो भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा होती है। स्टॉप।